हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, है ना। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि नो लोड पावर फैक्टर कितना होना चाहिए या कितना होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में जो होता है ना, लीकेज रिएक्टेंस सब कितना होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, किसके वजह से होता है, सब देखेंगे डिटेल में, है ना। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा इस टॉपिक पे, तो देखना लास्ट तक। हम पिछले लेक्चर में हम लोग इतना देखे हुए थे, ठीक है। ये रिएक्टेंस था, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये कोर लॉस कंपोनेंट वाला रेसिस्टेंस था, ठीक है। तो इन सब चीज़ को हम थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दे रहे हैं आपको। देखना आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा ना कि इसको पैरेलल में क्यों रखते हैं। ये जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है ये पैरेलल में क्यों है, ये रेसिस्टेंस पैरेलल में क्यों है, ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पैरेलल कहने का मतलब वोल्टेज के पैरेलल में क्यों है, जो सप्लाई कर रहे हैं उसके सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में क्यों है, ठीक है। तो जो फेजर डायग्राम हम लोग देखे हुए हैं आपको याद होगा, ठीक है। दिस इज फ्लक्स, यहाँ पे E1 E2 था, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज था, करेक्ट है। तो IMU जो था, IMU इस डायरेक्शन में था, करेक्ट है, IMU इस डायरेक्शन में था। IC किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, याद होगा शायद आप लोगों को, करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो IC था इसको कोर लॉस कंपोनेंट बोलते थे ना हम लोग, याद है ना आप लोगों को। मतलब V और IC, मतलब V के डायरेक्शन में जो करंट रहे, V के डायरेक्शन वाला करंट क्या होता है, वो एक्टिव पावर देता है आपको, है ना। समझ रहे हो, एक्टिव पावर मतलब क्या, ट्रांसफार्मर को छुओगे तो गर्म लगेगा आपको, ठीक है, गर्म हो जाएगा ट्रांसफार्मर। जब सप्लाई देंगे तो गर्म क्यों होगा, एक्टिव पावर की वजह से ही होगा ना, है ना। आपको फील होगा ना, छुओगे तो लगेगा ना गर्म, इसका मतलब एक्टिव पावर की वजह से हो रहा है, करेक्ट है। तो मतलब अगर मान लो ये V है और सपोज करो I इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो I cos थीटा किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए I cos थीटा। तो V इंटू I cos थीटा देखे तो एक्टिव पावर होता है ना ये। तो I cos थीटा क्या है, V के डायरेक्शन में जो ये एंगल, मतलब जो है ना करंट, V के डायरेक्शन में जो करंट है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्टिव पावर आता है, ठीक है। तो V को IC से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो एक्टिव पावर आ जाएगा, कोर लॉस आ जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म होता है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये चीज़, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो V से IMU क्या है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो लैग किस केस में करता है, इंडक्टर के केस में 90 डिग्री लैग करता है। मतलब ऐसा है कि अगर मान लो ये इंडक्टर हम लोग x म्यू से रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे वोल्टेज V और ये IMU, तो ये V से IMU क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा इसमें, करेक्ट है ये चीज़। इसलिए पैरेलल में यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होना चाहिए। सिमिलरली रेसिस्टेंस में क्या होता है, रेसिस्टेंस में तो वोल्टेज और करंट एक ही डायरेक्शन में होता है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें हम लोग तो इसका मतलब क्या है, ये रेसिस्टेंस है R और ये मतलब मान लो V और IC है ना। तो ये V और IC एक ही डायरेक्शन में होगा, कब, जब ये R रहेगा यहाँ पे तो ये RC है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड करंट थ्रू रेसिस्टेंस आर इन सेम फेज, करेक्ट है। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस और करंट थ्रू रेसिस्टेंस दोनों एक ही फेज में होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे कुछ चीज हम एनालिसिस कर रहे हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो देखो आप, ठीक है, आप देखिए कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो वेक्टोरियल एडिशन ऐसा होना चाहिए। सपोज करो ये है I0, करेक्ट है। ये I0 कितना होता है जनरली आपसे पूछता है। और ये सर्किट अगर देखें तो अभी नो लोड पे है। नो लोड कहने का मतलब इधर आप देख रहे हैं कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। लोड हम लोग जनरली इस साइड देते हैं, सप्लाई यहाँ पे और लोड वहाँ पे। तो ये सर्किट अभी नो लोड पे। तो आपसे ये पूछता है ना कि ये जो I0 रहेगा, ये I0 नो लोड करंट है, तो नो लोड करंट जनरली कितना होता है, ठीक है, आपसे ये पूछता है। तो देखो जैसे यहाँ पे कि आपको एक फॉर्मूला पता है, N इंटू IMU इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ना, ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है, मटेरियल था, आपको याद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ करते थे हम लोग, ठीक है। क्या था, सिलिकॉन स्टील था, CRGO मटेरियल था। तो उसका रिलक्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो जब रिलक्टेंस बहुत कम होता है तो फ्लक्स क्रिएट करने के लिए IMU बहुत कम होना चाहिए। याद होगा, ये फॉर्मूला रट लेना, काम आएगा आपको, ठीक है। ये डिराइव किए हुए हैं पिछले लेक्चर में, शायद पिछले लेक्चर में, तो आप लोग देखना। तो इस फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए IMU बहुत कम होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर में IMU बहुत कम होता है।
आइडियली तो आप देखें ही हो, आइडियली तो जीरो होता है एमयू, मैग्नेटाइजिंग करंट आइडियली तो जीरो होता है, बताया हुए हम ये आइडियल ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक पिछले लेक्चर में। एमयू तो बहुत कम हुआ। सिमिलरली अगर ऐसी देखें तो कोर लॉस भी तो कम ही होता है ना भाई, ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना होता है 98%, 99%, तो इसका मतलब लॉस तो 2% हुआ, 1% हुआ लॉस, ठीक है। तो लॉस उतना कम हुआ तो इसका मतलब लॉस करंट भी कम होगा, और ऐसे कम भी होना भी चाहिए और होता भी है, ठीक है। तो जब IMU और IC बहुत कम है तो I0 जो है वो क्या है, IC स्क्वायर प्लस IMU स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब ये दोनों कम है, IC भी कम है IMU भी कम है, तो इसका मतलब I0 भी कम होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट, I0 इज नो लोड करंट इज वेरी लेस, ठीक है, लिख लेना ये चीज, इन ट्रांसफार्मर नो लोड करंट आर वेरी लेस, ठीक है। और वो होता कितना है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली अगर देखें हम लोग तो नो लोड करंट जो होता है I0 इज 3 to 5%, मैक्सिमम 5% ऑफ फुल लोड करंट। फुल लोड मतलब क्या होता है, फुल लोड करंट मतलब इतना मैक्सिमम करंट ये सप्लाई कर सकता है, जितना सप्लाई कर सकता है ना रेटिंग उसका 3 to 5% है बस, है ना, बहुत ही कम हुआ ये। इनफैक्ट अगर जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है ना, बहुत हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है, तो उसका अगर आप करंट देखेंगे नो लोड करंट तो वो तो 0.5% ही होता है, वो तो बहुत ही कम होता है फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर, फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर के लिए तो I0 0.5% ही होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, नो लोड करंट बहुत ही कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है आप लोगों से, किसी भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा ये चीज़, ठीक है। नो लोड करंट बहुत ही कम हुआ। अब आपसे एक चीज़ पूछता है कि नो लोड पावर फैक्टर कितना होता है भाई, तो नो लोड पावर फैक्टर देखो, आप IMU और IC को अगर कंपेयर करो तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? हमको तो लगता है IMU ज़्यादा होना चाहिए। IC देखो, अगर IC ज़्यादा होगा तो इसका मतलब लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है, लॉस ज़्यादा होगा, ये तो इसका मतलब एफिशिएंसी कम हुआ। ट्रांसफार्मर जो है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मशीन है, ठीक है, आप देखना ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ऐसी तो कम ही होना चाहिए, लॉस कंपोनेंट है, लॉस इस ऐसी की वजह से लॉस हो रहा है, तो ऐसी तो चाहेंगे कि कम से कम हो, और होता भी कम। तो जब IMU बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट IMU की तरफ ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। जैसे अगर मान लो ये 10 है और सपोज करो ये 1 है, तो इसका रिजल्टेंट अगर करेंगे तो ये 10 की तरफ ज़्यादा रहेगा ना, ये एंगल तो ज़्यादा रहेगा ना। तो सेम अगर देखें यहाँ पे, तो क्योंकि IMU ज़्यादा है तो इसका रिजल्टेंट जो होना चाहिए वो IMU की तरफ ज़्यादा रहेगा, ये इधर ज़्यादा रहेगा, तो ये एंगल जो है ना θ0 ये ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। और पावर फैक्टर क्या होता है, V और I के बीच का एंगल होता है ना, इसलिए ये एंगल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देखिए कि θ0 यहाँ पे ज़्यादा रहा तो इसका मतलब cos θ0 कम रहा, है ना। तो नो लोड पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम रहता है, 0.2 to 0.3, ठीक है। नो लोड पावर फैक्टर प्रैक्टिकली अगर देखें तो 0.2 to 0.3 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, याद रखना। आप लोगों से इसका यूज़ कहाँ पे करोगे आप, है ना, या तो एक तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नो लोड पावर फैक्टर कितना होता है, अदरवाइज दूसरा जगह पे इसका यूज़ है जब नो लोड टेस्ट करेंगे, नो लोड मतलब ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। जब OC टेस्ट करेंगे, OC SC टेस्ट में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तो OC SC टेस्ट में OC टेस्ट जो देखेंगे हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट, मतलब वो ओपन सर्किट मतलब नो लोड, ओपन सर्किट मतलब नो लोड, ठीक है। तो नो लोड टेस्ट में जो पावर फैक्टर है इतना ही है, कम ही है, तो इसका मतलब जो आगे का चीज़ है वो तो बाद में देखेंगे हम लोग, वहाँ पे ये सब चीज़ हो सकता है कि काम है, ठीक है, ध्यान में रखना आप। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान में रखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नो लोड करंट बहुत ही कम हो गया, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट 3 to 5% हो गया, बार बार बोलना है, इसको याद रखना। अच्छा, ये जो है ना नो लोड करंट ज़्यादा किस केस में हो सकता है, ठीक है। आपसे हम अगर पूछें कि नो लोड करंट ट्रांसफार्मर का ज़्यादा होगा या फिर इंडक्शन मशीन का ज़्यादा होगा, दोनों में से ज़्यादा किसका होगा, तो आपको हमेशा जब नो लोड करंट की बात करें तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एक मिनट, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, N × IMU = फ्लक्स × रिलक्टेंस।
तो जब इंडक्शन मशीन की बात करें तो उसमें एयर गैप रहता है, तो मतलब रिलक्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। एयर गैप में तो रिलक्टेंस ज़्यादा ही रहेगा, तो रिलक्टेंस ज़्यादा रहेगा तो आई म्यू भी ज़्यादा रहेगा। अब आई म्यू ज़्यादा रहेगा तो आई नॉट भी ज़्यादा रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि इंडक्शन मशीन का जो आपका नो लोड करेंट होता है वो कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा 25-30% तक होता है। समझ रहे हो ये चीज़, इसमें तो 2 to 5% ही होता है, तो बहुत ही कम होता है। ठीक, इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो किसी भी तरीके से, ठीक है, आप ये समझ, कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि एयर गैप बढ़ाने से क्या होता है, आप लोगों से मशीन में क्वेश्चन पूछ देता है कि एयर गैप से बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो जब भी आप एयर गैप बढ़ाएंगे हमेशा ध्यान में रखना, जब भी किसी भी मशीन में आप एयर गैप बढ़ाओ तो उस केस में क्या होगा, एयर गैप अगर बढ़ा तो रिलक्टेंस बढ़ा, रिलक्टेंस बढ़ा तो इसका मतलब इससे आईएमयू बढ़ा, और आईएमयू बढ़ा तो कॉस थीटा नो लोड पावर फैक्टर रिड्यूस होगा। ठीक है, इतना ये सब चीज़ याद रखना, किसी भी मशीन की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रिलेट करके देखना, रिलक्टेंस क्या होता है, L बाय म्यू इंटू ए, रिलक्टेंस L बाय म्यू इंटू ए होता है। ठीक है, तो एरिया लेंथ, अगर एयर गैप L इज एयर गैप लेंथ, तो अगर L बढ़ेगा तो रिलक्टेंस भी बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ेगा तो ये सब फिनोमेना होगा, याद रखना इसको। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब अगर मान लो हम एक चीज़ आपसे पूछें, अभी तो नो लोड पे था, अभी उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, हम आपको बता देंगे फिर से। ठीक है, उसी में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम क्लियर भी कर देंगे। अब सपोज करो कि हम यहाँ पे लोड लगाएं, अब लोड पे देखते हैं, ऑन लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर को लोडिंग कर दिए, तो अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसमें फ्लक्स क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, ये फ्लक्स इसको भी लिंक किया होगा, इसको भी लिंक किया होगा, इसको भी लिंक किया होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फ्लक्स है, ठीक है, अब अगर मान लें आपको एक चीज़ फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय F, याद होगा शायद आपको, है ना, ब्लैक में लिखते हैं, फ्लक्स इज m है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय F। याद है कैसे, तो आपको याद है ना, E जो है जनरल E1 या E2 जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू V, है ना, इक्वल टू 4.44 FN m। ठीक है, तो V बाय F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5m हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो कॉन्स्ट, मतलब यहाँ पे देखो V बाय F इज इक्वल टू 4.44 N इंटू 5m, तो ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो 5m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बाय F होना चाहिए। ठीक है, लिख लेना ये सब चीज़। हम चाह रहे हैं कि देखो पता है क्या, एक भी प्रॉब्लम, एक भी चीज़, एक भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, लिख लेना आप लोग और सब कुछ याद रखना। ठीक, अब अगर मान लो कि जब लोड पे है, लोड पे कनेक्ट कर दिया, तो इन एनी कंडीशन सप्लाई तो कांस्टेंट ही रहेगा। भाई ट्रांसफार्मर जो लाओगे आप, तो सप्लाई जो आ रहा होगा, मतलब जो जनरेटिंग एंड से, तो वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट ही, कांस्टेंट कहने का मतलब आरएमएस कांस्टेंट। ठीक है, वो तो एसी रहेगा, एसी रहेगा तो हर पॉइंट पे चेंज होते रहेगा, है ना। लेकिन ये वी और ये जो वी सब लिख रहे हैं, इसका मतलब आरएमएस, उसका इफेक्टिव वैल्यू, वो आरएमएस उसका कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आरएमएस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखना, हम आपको बहुत डिटेल में ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन बिना पेन उठाए हुए कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो लिखना इसमें, तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है आरएमएस इसका, एफ कांस्टेंट है, तो 5m भी तो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 5m तो कांस्टेंट होना चाहिए, फ्लक्स तो कांस्टेंट होना चाहिए ट्रांसफार्मर के कोर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखना कि लोड हम लोग I2 यहाँ पे, मतलब लोड मतलब I2 कुछ ना कुछ करंट जाएगा, तो सेकेंडरी साइड है तो उसको I2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो जब I2 हम लोग लगाएंगे तो राइट हैंड थंब रूल से अगर देखें तो इसमें जो है फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो φ2 है, इस फ्लक्स का, मेन फ्लक्स का देखो नीचे की डायरेक्शन में है, और इसके I2 के वजह से जो आया वो ऊपर की डायरेक्शन में है। इसका मतलब फ्लक्स को तो रिड्यूस करेगा, है कि नहीं, मेन फ्लक्स को तो 5m को तो ये रिड्यूस करेगा। तो 5m को रिड्यूस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 5m को कांस्टेंट रखना है
है ना। तो अब इस φm को कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है I0 तो पहले डिमांड कर ही रहा था, I0 तो पहले जा ही रहा था, अब I1 डैश एक एक्स्ट्रा करंट डिमांड करेगा जिससे कि ये एक्स्ट्रा फ्लक्स φ2 डैश क्रिएट हो जाए अंदर में और वो φ2 को कैंसिल कर दे। समझ रहे हो, मतलब जितने से ये डिक्रीज करेगा ना φ2 उतने से ही इसको इंक्रीज कर दे प्राइमरी में, तो इसका मतलब φm कांस्टेंट रहेगा, है ना। φ2 का जो इफेक्ट है वो φ2 के वजह से जो भी हो रहा है वो इसको एलिमिनेट कर दे। समझ में आ गया ये चीज़, मतलब जितना फ्लक्स सेकेंडरी साइड क्रिएट कर रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फ्लक्स प्राइमरी साइड भी क्रिएट कर दे अपोजिट डायरेक्शन में। मेन फ्लक्स तो है ही, जितना था वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब φ2 इक्वल टू φ2 डैश रहेगा, तब तो मेन फ्लक्स φm तो कांस्टेंट ही रहेगा। आ गया समझ में ये चीज़, है ना। तो देखो अब व्हेन हम ये लिखवा दे रहे हैं, व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड, आप लोग लिख भी लीजिएगा ये चीज़, व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी, when a load is connected in secondary, φm will reduce by a factor by φ2, है ना, इतने से रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। टू मेंटेन फ्लक्स, टू मेंटेन φm कांस्टेंट, मेन फ्लक्स कांस्टेंट, टू मेंटेन φm कांस्टेंट, मेन फ्लक्स कांस्टेंट जो कि मेंटेन होना चाहिए, φm कांस्टेंट होना चाहिए। Primary will demand extra current I1 dash such that φm is constant, such that φm is constant, such that φm is constant, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, φ2 डैश इज इक्वल टू φ2 होना चाहिए, करेक्ट है। तो इतना तो लिख ही चुके होंगे, ये सब चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। तो φ2 डैश इक्वल टू φ2 होना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या है, φ2 डैश इक्वल टू φ2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि N1 I1 डैश बाय रिलक्टेंस जो होना चाहिए, यही तो फ्लक्स होता है। यहाँ पे देखिएगा फ्लक्स NI डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ठीक है, इक्वल टू N2 I2 बाय रिलक्टेंस होना चाहिए, है कि नहीं, समझ रहे हैं ये चीज़। तो इसका मतलब N1 I1 डैश इक्वल टू N2 I2 होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा, हमको लगता है यहाँ जहाँ तक, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि N1 I1 डैश इक्वल टू N2 I2, करेक्ट। तो मतलब I2 जब भी लोड हम लोग कनेक्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग प्राइमरी में एक एक्स्ट्रा करंट आएगा। I0 जो था वो तो था ही मैग्नेटाइज करने के लिए और लॉस प्रोवाइड करने के लिए, वो तो था ही। इसके बियॉन्ड इसके एक्स्ट्रा एक करंट आ जाएगा I1 डैश, ठीक है। अब उसको हम लोग अगर यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे रखेंगे तो इसमें इसी I1 डैश में से ही तो अब I0 जाएगा ना, अगर यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको अलग से करंट एक आ रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पे ना करके हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे I1 डैश, करेक्ट है। अगर यहाँ पे I2 है तो, अगर यहाँ पे I2 है तो I1 डैश यहाँ पे रहेगा, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये I1 है यहाँ पे, तो I1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 डैश प्लस I0 होना चाहिए। और ये सब वेक्टर में लिखिएगा एंगल सब के साथ। जब भी क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें अगर आप लोग किसी भी पेपर में, तो ये सब जो रहना चाहिए वो न्यूमेरिकल के साथ, मतलब जो एंगल के साथ होना चाहिए, सारा क्वांटिटी एंगल के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो I1 डैश इक्वल टू इतना हो गया। लेकिन जनरल ये सब चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। बट जनरली अगर देखें तो I0 तो बहुत ही कम होता है, 0 के बराबर, ऑलमोस्ट 2 to 3% कितना होगा, बहुत ही कम होगा ना। तो I0 तो बहुत ही कम होता है। तो I1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, I1 डैश होना चाहिए। जनरली I1 इज इक्वल टू I1 डैश होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली I1 इज इक्वल टू I1 डैश होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। I1 इक्वल टू I1 डैश, ठीक है। तो अब अगर मान लें I1 मतलब जो सप्लाई यहाँ पे करेंगे वो डायरेक्ट I1 डैश, तो ये तो वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। इसको तो आप निगलेक्ट भी करते हैं बहुत बार, वो देखेंगे बाद की चीज़ें, अभी मत समझो, अभी मत वो अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग I1 इक्वल टू I1 डैश हो गया, तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो N1 I1 इक्वल टू N2 I2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको ऐसा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं MMF बैलेंस, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान में रखना। एमएमएफ बैलेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग और भी चीज़ में इसका यूज़ करेंगे। जैसे अगर मान लो कभी कभी होता है ना कि 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, जैसे यहाँ पे सप्लाई है, एक लोड यहाँ पे लगा हुआ है और एक टर्शियरी सपोज करो यहाँ पे भी लगा हुआ है ना, तो N1I1 इस केस में कितना हो जाएगा, टोटल मतलब जो भी एमएमएफ है, टोटल सप्लाई एमएमएफ शुड बी इक्वल टू टोटल लोड एमएमएफ, तो N2I2 प्लस N3I3 है ना, ऐसा हो जाएगा अगर वैसा होता तो। ठीक है, तो एमएमएफ बैलेंस वाला चीज़ याद रखना, ये बाद में भी यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में भी यूज़ करेंगे। तो एक तो जो मेन होगा वो और दूसरा जो कॉमन होगा वो, उसमें भी हम लोग एमएमएफ बैलेंस का यूज़ करेंगे। ये बात का चीज़ है, अभी में भी आपको नहीं समझ में आए ये ऑटो ट्रांसफार्मर वाला चीज़, तो ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो एमएमएफ बैलेंस N1I1 इक्वल टू N2I2 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मतलब आपको उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप कि अब अगर मान लो यहाँ पे अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमएमएफ बैलेंस वाला चीज़ हो गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये पता है E1/E2 इक्वल टू N1/N2 था, और N1/N2 इक्वल टू अभी हम लोग देखे हैं कि I2/I1 लिख सकते हैं, अभी N1I1 इक्वल टू N2I2 होगा। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V1/V2 हम लोग लिख सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V1/V2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का मेन फॉर्मूला यही होता है। अब अगर यहाँ से ही हम लोग देखें तो E1/N1 इक्वल टू हम लोग E2/N2 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, E1/N1 इक्वल टू E2/N2, E1/N1 इक्वल टू E2/N2 हो जाएगा यहाँ से। मतलब प्राइमरी में EMF पर टर्न और सेकेंडरी में भी EMF पर टर्न सेम ही रहेगा, कहीं पे भी EMF पर टर्न हम लिख दे रहे हैं, EMF पर टर्न शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ही पूछेगा। ठीक है, तो ये सब भी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे जो लीकेज वाला चीज़ होता है उसको आप कंसीडर करेंगे। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब लीकेज वाला कंसीडर करते हैं हम लोग। तो लीकेज फ्लक्स को आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप ये देख चुके हैं कि हम लोग लीकेज वीकेज फ्लक्स कुछ नहीं कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, अभी अब देखो फिर से हम बना रहे डायग्राम। ये था हमारे पास ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और ये वाइंडिंग इस टाइप का था। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, जो ये करंट सप्लाई करेगा, इसके वजह से फ्लक्स होगा, वो सारा का सारा इसको लिंक करेगा। ठीक है, हम लोग अभी तक ये कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो आइडियल कंडीशन हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा, कुछ फ्लक्स लीक भी करेगा। करेक्ट है, जैसे यहाँ पे कुछ फ्लक्स है तो कुछ फ्लक्स तो इसको लिंक मतलब जो दोनों को लिंक करे। लीक मतलब लीकेज फ्लक्स मतलब जो खाली एक को लिंक करे वो लीकेज हो जाएगा, एक को लिंक करे दूसरे को ना करे तो लीकेज हो जाएगा। ठीक है, विच लिंक्स ओनली वन, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, विच लिंक्स ओनली वन वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ये हो जाएगा लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं खाली प्राइमरी को लिंक कर रहे हैं। तो अब इसका इफेक्ट हम लोग कैसे लें, जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं तो इसका इफेक्ट हम लोग कैसे लें, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फ्लक्स सप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो फ्लक्स रहेगा तो दो होना चाहिए, एक मेन फ्लक्स जो कि ये यहाँ पे इसमें जा रहा है। ठीक है, प्लस दूसरा लीकेज फ्लक्स। कौन सा लीकेज फ्लक्स, मतलब चलो हम ब्लैक से लिख रहे हैं, ये मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स जाएगा वो दो फ्लक्स होना चाहिए, एक मेन फ्लक्स जो कि इसमें जाएगा, है ना, और दूसरा लीकेज फ्लक्स जो ये रेड में हम दिखा रहे हैं जो लीक होगा। करेक्ट है, इतना समझ में आ रहा है ये चीज़। अब देखो एक चीज़ हम तुमको बता रहे हैं, एक चीज़ हम आपको सब लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे देखो यहाँ पे इंडक्टर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वोल्टेज V लगा रहे हैं, है ना, इंडक्टर है, वोल्टेज V लगा रहे हैं, इसमें करंट हम लोग I दे रहे हैं। ठीक है, तो जो V होगा वो क्या होगा, N dφ/dt ही होगा ना।
अगर आई दे रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स होगा इस इंडक्टर में, और फ्लक्स तो होगा तो ये क्योंकि इसके पैरेलल में तो v इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी ही होना चाहिए, और यही होता है एल डी आई बाई डी टी, है कि नहीं? समझ रहे हैं ये चीज़? तो सेम यहाँ पे अगर देखें हम लोग v को देखें, जो सप्लाई वोल्टेज है v, तो v इक्वल टू कितना होना चाहिए? एन डी फाई बाई डी टी। ओके, तो मतलब n इंटू डी फाई मेन प्लस फाई लीकेज विथ रिस्पेक्ट टू डी टी होना चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब n1 इंटू डी फाई मेन बाई डी टी प्लस n1 इंटू डी फाई लीकेज बाई डी टी होना चाहिए, है ना? समझ रहे हैं ये चीज़? इतना तो लिख ही चुके होंगे आप लोग, तो हम वो मिटा के यहाँ पे डायरेक्ट v इक्वल टू है ये सब, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अब देखें अगर यहाँ पे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू n1 डी फाई m बाई डी टी प्लस n1 इंटू डी फाई l बाई डी टी। ओके, अब डी फाई m बाई डी टी जो है ना, यहाँ पे देखें अगर आप बढ़िया से एक बार फिर से हम आपको ये बता रहे हैं, एक मिनट रुको, जैसे ऐसा था, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, तो ये फ्लक्स था, तो E1 जो होगा, E1 क्या होगा? तो डी फाई मेन बाई डी टी, तो मेन तो ये है ना, और लीक क्या हो रहा है? लीक यहाँ पे हो रहा है, तो लीकेज फ्लक्स के वजह से अलग होगा, ठीक है। E1 क्या होगा? इसके वजह से, तो मेन के वजह से, तो ये क्या है? V इक्वल टू E1, क्योंकि E1 है ना मेन के वजह से, ठीक है, मेन फ्लक्स जो है लिंक कर रहा है उसके वजह से, करेक्ट है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, है ना, इसके वजह से, क्योंकि अभी तक तो E1 ही कंसीडर करते आ रहे हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग E1 ही लिख रहे थे, डायरेक्ट यही था डी फाई एम बाई डी टी, क्योंकि अभी तक तो इसको हम लोग निगलेक्ट ही करते आ रहे थे, ये तो लीकेज था तो इसको जीरो ले रहे थे अभी तक, लेकिन अब कंसीडर कर रहे हैं। तो अब ये कितना होना चाहिए? एन डी फाई बाई डी टी, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए? n1 डी फाई बाई डी टी, कहने का मतलब एक हम लोग इसको इंडक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे ना, जो कि अभी जस्ट हम आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो ये n1 इंटू डी फाई एल बाई डी टी हम लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग इंडक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। होता है ना इंडक्टर में, आपको फिर से हम बता रहे हैं, ये इंडक्टर में होता है ना, जैसे वोल्टेज V है और करंट I1 है, तो है ना, V इक्वल टू क्या होगा? L1 डी I1 बाई डी टी इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है ना इंडक्टर में, करेक्ट है ना ये चीज़। तो हम लोग इसको तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक इंडक्टर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट है। तो आप देखिए V और ये E1, तो अगर हम यहाँ पे इंडक्टर ले लें, है ना, JXL, करेक्ट है, L1 JXL1, तो इसका मतलब ये क्या होगा? V इक्वल टू यहाँ पे ये N1 डी फाई एल बाई डी टी, ये लीकेज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे देखो V माइनस ई इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा ना, तो ये लीकेज हो गया, ये लीकेज की वजह से हो जाएगा, इसके वजह से हो जाएगा, करेक्ट है। इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्टर मतलब जैसे ये जो क्वांटिटी है N1 डी फाई एल बाई डी टी, इसको हम लोग इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, सिमिलरली लीकेज के को मतलब जो इंडक्टर होता है, जो सीरीज में इंडक्टर होता है, वो क्या हो गया? लीकेज की वजह से, ठीक है। अभी पूरा देख लीजिए, फिर सब समझ में आ जाएगा आपको, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी साइड में भी तो कुछ लीकेज होगा, तो सेकेंडरी साइड में कुछ लीकेज होगा, तो सेकेंडरी साइड में भी तो एक इंडक्टेंस होना चाहिए, तो सेकेंडरी साइड में भी एक इंडक्टेंस होना चाहिए, तो सेकेंडरी साइड में भी एक इंडक्टेंस होना चाहिए, ओके। तो ये सपोज करो ये V2 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, या लीकेज इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। JXL2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ रहा है ना ये? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक है। इसको मिटा दें, ये KVL था, KVL के थ्रू हम लोग इतना यहाँ पे कर रहे हैं, V और यहाँ पे इसको यहाँ पे V प्लस माइनस N1 डी फाई एल बाई डी टी लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इक्वल टू, और V यहाँ पे जो अभी फॉर्मूला लिखे थे ना, जो KVL वाला था, वो उसको आप देखना सेटिस्फाई करके, V इक्वल टू N1 डी फाई एल बाई डी टी इक्वल टू N1 डी फाई एम बाई डी टी, है ना E1,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सीरीज में लिखना पड़ेगा हमको, तभी KVL सेटिस्फाई हो पाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर का अभी तक का हो गया ये चीज़। ठीक है, अब अगर आप एक चीज़ मान लें, अब अगर आप एक चीज़ देखिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं अब अगर आप एक चीज़ देखो तो ये जो कंडक्टर है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का कुछ रेसिस्टेंस होगा ना, है कि नहीं। कंडक्टर है, ये कॉपर का बना हुआ है, ट्रांसफार्मर में आपको पता है ये कंडक्टर है, कॉपर का बना हुआ है, तो कॉपर का बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा इसमें, तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस अगर होगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस को तो शो करना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, तो ये कॉपर का रेसिस्टेंस है, क्योंकि इसलिए कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए रेसिस्टेंस, इसका जो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा ना, सिंपल सी बात है भाई, तार है, कंडक्टर है तो रेसिस्टेंस होगा, तो वो रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, तार है, तार को ही रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, सिमिलरली इसका भी सेकेंडरी साइड का भी रेसिस्टेंस होगा, तो हम लोग इसको कैसे कर लेंगे, यहाँ पे R2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, ये V2 हो गया, हमको नहीं लगता है कि इसमें अब कोई दिक्कत होगी। तो मतलब ये है, ये लीकेज वाला चीज़ हो गया है ना, ये भी लीकेज वाला चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये जो लीकेज रिएक्टेंस है या लीकेज फ्लक्स है, ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, या लीकेज फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मेन फ्लक्स लोड पे नहीं डिपेंड करता, ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। मेन फ्लक्स V और F होता है ना, φm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V/F। ठीक है, तो मेन फ्लक्स खाली V और F पे डिपेंड करता है। लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि लोड करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस चीज़ को लिख लेना, ये लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन लोड, डिपेंड्स अपॉन लोड, ये लिख लेना आप लोग, लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन लोड, लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन लोड। कैसे देखना अब कैसे ये होता है, तो मतलब ये चीज़ है कि जैसे अगर मान लो कि अगर I2 हम लोग बढ़ाएं, लोड बढ़ाएं, सपोज करो लोड बढ़ाएं, तो इसका मतलब I2 बढ़ा, I2 बढ़ा तो इसका मतलब क्या, N2I2 बढ़ा। अब N2I2 बढ़ा तो इसका मतलब φ2 बढ़ेगा ना भाई, फ्लक्स क्या है, MMF बाय रिलक्टेंस, तो N2I2 बाय रिलक्टेंस, तो φ2 यही होगा ना। मतलब φ2 जो है यहाँ पे सारा सीरीज में लिखना, तो φ2 इक्वल टू N2I2 बाय रिलक्टेंस। तो जब I2 बढ़ा तो φ2 भी बढ़ेगा, और जब यहाँ पे φ2 ज़्यादा हो गया तो उसी ज़्यादा में से ज़्यादा लीक भी करेगा ना। अगर यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स होगा तो ज़्यादा लीक करेगा, कम होगा तो कम लीक करेगा, तो इसका मतलब फाइ लीकेज भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज़। तो अगर I2 बढ़ाएंगे तो ये होगा, तो इसका मतलब लोड पे डिपेंड करा ना। और अगर मान लो N2I2 बढ़ा तो उसी टाइम पे कॉन्सिक्वेंटली, अब इसी के वजह से है ना N1I1 भी बढ़ेगा, क्योंकि N2I2 इक्वल टू N1I1, तो N1I1 बढ़ेगा तो N1I1 तो मतलब φ1 बढ़ेगा, तो φ1 मतलब φ1 लीकेज बढ़ेगा। ठीक है, तो लीकेज करंट जो होता है हमेशा लोड पे डिपेंड करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, लीकेज करंट डिपेंड्स अपॉन लोड। ओके, मेन फ्लक्स लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लीकेज फ्लक्स लोड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो लीकेज फ्लक्स है या लीकेज इंडक्टेंस है, ये तो बहुत ही कम होना चाहिए, करेक्ट है ना ये चीज़। ये लीकेज इंडक्टेंस तो बहुत ही कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि लीक तो कम ही करेगा ना। तो ये जो सीरीज वाला क्वांटिटी है, सीरीज वाला जो ये चीज़ है, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये इतना कम होता है कि बार बार हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ आगे का चीज़ है। अदरवाइज ट्रांसफार्मर का मेन सर्किट डायग्राम हम एक बार फिर से बना दे रहे हैं, फिर हम इसको लेक्चर को ख़त्म करेंगे अभी। ठीक है, और फिर बाकी का चीज़ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो देखिए आप ट्रांसफार्मर का जो मेन सर्किट बना हुआ था, मेन सर्किट ऐसा है, ये है। ठीक है, करेक्ट है, ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, R1 प्लस JXL1 R2 प्लस JXL2, ये था लीकेज की वजह से, लीकेज फ्लक्स की वजह से, ये सब चीज़ लिख दे रहे हैं, आप लोगों से इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, ये था कॉपर के वजह से, जो कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर की वजह से। ठीक है, फिर ये था कोर लॉस के वजह से RC,
C4 कोर लॉस, है ना, JX5 ये था मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़। ये भी लीकेज, सेकेंडरी लीकेज, और ये था सेकेंडरी कोर, मतलब कॉपर की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पे V2 था, और ये यहाँ पे E2, और ये यहाँ पे E1, है ना। इतना आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो मेन सर्किट डायग्राम है ये इतना है। अब इन सब चीज़ को हमको वैल्यू पता भी करना होता है, तो कैसे करेंगे, OC/SC टेस्ट से, और उसके बाद हम बहुत सारा चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, और ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो डिपेंड करेगा किस पे, लीकेज फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, लोड पे करेगा, मेन फ्लक्स लोड पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सब चीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद उम्मीद है समझ में तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, OC/SC टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।